जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और एनडीए 2021 का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे उनको हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पहुंच गए हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 101 पे, और आज ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी 2021 की। तो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे 2022 का पेपर। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करता हूँ मैं बिना टाइम गवाए हुए, ताकि आपको ज़्यादा वीडियो ना देखनी पड़े और आपको सीधे क्वेश्चनों को डील करते आना चाहिए। हम सवाल 101 पे चलते हैं बच्चों। और 101 सवाल दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर टू इवेंट्स ई एंड एफ। दो इवेंट है बच्चों, एक ई है और एक एफ है। उनके लिए तीन ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, मीन्स जो स्टेटमेंट दिए हैं वो तीन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, अब बच्चा जब इसको देखेगा तो ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली बच्चे को देखेगा कि ये ई यूनियन एफ लिखा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहाँ पर माइनस आता है, पर यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन डी भी कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में 2 सही आ गया। ये देखो 2 आ गया, और जबकि 2 वाला ऑप्शन तो गलत होगा बेटा, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि ई यूनियन एफ जो होता है वो हमेशा लेस होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। या तो वो बराबर हो जाएगा या उससे हमेशा लेस होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो ये वाली कंसेप्ट हमेशा लिखाई जाती है। और सिमिलरली हम ये भी बोल देंगे कि ये इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि यूनियन किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो या तो 1 के बराबर होगी या 1 से हमेशा लेस होगी। इस कारण से प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम ऐसा बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज लेस देन इक्वल टू 1, हमेशा ये होता है बच्चों। ठीक है, किसी भी, ये ई यूनियन एफ है, ई यूनियन एफ को आप सेट मेट कुछ मत समझिएगा। अगर सामने पी लिखा है, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट में जो भी लिखा होगा वो कोई ना कोई इवेंट रही होगी, और उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 से ज्यादा कभी नहीं होती, या तो उसके बराबर होगी या बच्चों फिर उससे लेस होगी। तो इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो ऑप्शन 3 ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ हमेशा उन दोनों के सम से लेस होती है। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे, है ना। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, पहले आप ये देखिए, एक फार्मूला जो हम लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब आप मुझे ये बताइए, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जो होता है बच्चों वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जगह पे, इसके प्लेस पे मैं कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूं, ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं मैं, और मुझे मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस 1 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और यही लिखा है, देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और माइनस 1 के। तो ये लिखा है देखो, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। मतलब ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट हो गया बच्चों, और ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट हो गया। आशा करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी कि मैंने किस तरीके से डील किया सवाल को। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। इस हिसाब से हमारा आंसर बनता है 1 और 3, सो आंसर सी करेक्ट बनेगा। पहला और तीसरा ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट है। चलिएगा आगे नेक्स्ट पे चलता हूं मैं आगे। देखिएगा ऐसे सवाल हमेशा अक्सर, देखिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, मैं 2 घंटे की एक वीडियो बनाऊंगा बच्चों, जिसमें कम से कम 100 सवाल कराऊंगा मैं। और वो 100 सवाल ऐसे कराऊंगा कि अभी जो पेपर हमारा सितंबर में, ये जो अप्रैल में होने वाला है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल रूबरू ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जैसे मैं करवाऊंगा, वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। इतने पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं एक से वैरायटी के, वो क्वेश्चन हम डील करेंगे। ठीक है, चलिएगा तो आगे बढ़ता हूं। अब आप इस बात को समझिए बच्चों कि इफ probability A जब B has already occurred is less than probability of A। डेटा क्या दिया है बच्चों कि probability of A जब B has already occurred, जब B हो चुकी हो
वो लेस है किससे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। तो अपन को ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अब देखना, जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशनें आती हैं तो आपके सामने ये वाली बात आनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुकी हो उसका फार्मूला चलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस तरीके से। अच्छा, अब मैं ये बताऊं कि प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मैंने फार्मूला लगाया तो मुझे ये मिल गया। अब मैं इसका वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैंने ये वैल्यू उठाई और यहां पुट कर दी। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिखा रहने देता हूं, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इधर ला सकता हूं और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा कर सकता हूं मैं इंटरचेंज, मैंने इंटरचेंज कर दिया। और आप देखिए ये जो बना है बच्चों, ये जो बन गया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको लिख सकता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको लिख सकता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो। और ये हो जाएगा किससे लेस, क्योंकि ऑलरेडी ये लिखा है लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बनेगा। और यही लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये वाली बात आपके दिमाग में बैठी होगी कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। आसान था पेपर, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा गया था इसमें। 103 पे चलते हैं बच्चों। क्या लिखा है, थ्योरी वाला सवाल है कि व्हेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का जब मेजरमेंट किया जाता है इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मीन, और जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है वो किसके फॉर्म में हमें पता है, मीन के, मतलब एवरेज के फॉर्म में हमको गिवन है। अगर सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट अगर मीन के रिस्पेक्ट में दिया जाता है कि मीन के रिस्पेक्ट में दिया या मीन के रूप में अवेलेबल है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मतलब इनमें से आपको ये बताना है तब कौन सा ज्यादा एक्यूरेट काम करेगा। अगर आपको कोई भी डेटा बच्चों मीन में दिया जाता है, एवरेज में दिया जाता है, तो जो एक्यूरेट मेजरमेंट जो होता है, जो एक्यूरेसी ज्यादा आती है वो मीन डेविएशन में आती है, वो मीन डेविएशन में आती है। ये आपको बात याद रखनी है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मीन दिया है बच्चों तो मीन में क्या होता है कि जो एक्यूरेसी आती है वो मीन डेविएशन में आती है। ओके, चलिएगा। तो 103 कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहुंचते हैं 104 पे। देखिएगा, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। एक प्रॉब्लम है बच्चों जो 3 स्टूडेंटों को दी जाती है। एक स्टूडेंट जिसका नाम ए है, एक स्टूडेंट जिसका नाम बी है, एक स्टूडेंट जिसका नाम क्या है, सी है। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या करना है। ये जो दिया जाता, 1 मिनट बेटा, ठीक है, ये जो दिया जाता है, ठीक है, तो ए, बी और सी को दिया जाता है। ठीक है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। तो अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए, बी एंड सी whose probability of solving the problem independently, है ना, इंडिपेंडेंटली क्या है वो देखेगा आप जरा ध्यान से। जो प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने के लिए दी जाती है वो सुनिएगा। किसको दी जाती है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जा रही है बच्चों, वो दी जा रही है ए। ए जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग, अगर ए ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी ने अगर प्रॉब्लम को सॉल्व किया बच्चों तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और सी ने अगर प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी है। तो कल को अगर मैंने आपसे बोला कि आप ए बार निकालिए इसका, तो ये 1/2 आएगा, क्योंकि होना और ना होना 1 होता है। तो होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1/2 को 1 में से माइनस करेंगे, 1/2 मिलेगा। और पी बी बार कितना मिलेगा बेटा, 1/4 मिल जाएगा। और पी सी बार कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अपन को 1 - पी, है ना, पी सी बार। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब आपसे ये बोला जाता है कि ये तो कैसा है बच्चों, इंडिपेंडेंटली है। इफ द प्रॉब्लम
प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, मतलब ये बताया है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 29 डिवाइडेड बाय 32, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो देखो मैं क्या बताऊं, प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो उसके लिए लिखूंगा मैं 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो, है ना, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, जब प्रॉब्लम क्या हो, सॉल्व ना हुई हो, है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ऐसा। तो प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है तो कितने चांसेस हैं उसके सॉल्व होने के, 29/32, और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हो, है ना, कम से कम। अब देखो तो नहीं होने ये बार, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1 माइनस p। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 29/32, और यहां मिलेगा 1 माइनस, इसको आप जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1 माइनस p/8 मिल जाएगा। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 1 प्लस p डिवाइडेड बाय 8 मिलेगा। ये हो जाएगा 7 प्लस p डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 32, 8 चौका 32, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 28 प्लस 4p। बेटा ये इधर चल जाएगा तो 1 मिलेगा इज इक्वल टू 4p, तो p का वैल्यू मिल जाएगा 1/4। तो हमको जो प्रोबेबिलिटी आप, अगर सी वाली पार्टी, सी वाला स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो p का वैल्यू जो आएगा बच्चों वो 1/4 आएगा, ठीक है। p का वैल्यू कितना आ जाएगा, तब p का वैल्यू जो है बच्चों वो 1/4 आएगा। सो 1/4 किस तरीके से आएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप इस बात को, आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 105 पे चलते हैं। और 105 क्या लिखा है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ 6 8 टाइम्स आउट ऑफ 60 बॉल्स। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए, कितनी बॉल्स हैं, 60 बॉल्स हैं बेटा, है ना। तो सैंपल स्पेस, जाहिर सी बात है सैंपल स्पेस जो होगा वो मेरा 60 हो जाएगा। और वो कितनी बार 6 मारता है, 8 बार 6 लगा देता है वो, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ बॉल प्लेड ही डज नॉट हिट अ 6, कि वो 6 नहीं मारेगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से बच्चों, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया है, 60 हो गया है, और 60 बॉल में से, ये तो सैंपल स्पेस हो गया, मुझे इसमें फेवरल केस निकालना है। फेवरल केस निकालना इन द सेंस कि 60 बॉल में से कितनी बॉल पे 6 मारता है वो, 8 बॉल्स पे 8 टाइम्स 6 मार देता है ना, 8 टाइम्स 6 मारता है वो 60 बॉल में से। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ 6 8 times out of 60 ball he plays, what is the probability that when a ball is played he does not hit a 6। ठीक है, आपको ये करना है। देखो तो फेवरल केस यहाँ पर कितने हो गए बेटा, 8 हो गए हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि हिट करेगा वो 6 को, ये आ जाएगी 8/60। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो गई है 6 मारने की, और वो बोल रहा है कि नॉट अ 6 नहीं लगना चाहिए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कि 6 को हिट नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8/60। इसको सॉल्व करना बच्चों, तो 60 में से 8 जाएगा तो ये मिल जाएगा 52/60। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये कैंसिल होगा, 2 से कर दीजिए कैंसिल, तो 2 दूना 4 और 2 छिक्का 12, और ये हो जाएगा 30। फिर आ जाएगा 13 दूनी 26, 13/15 ये वाला। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 13/15। कि इन अ क्रिकेट मैच अगर 60 बॉल में से वो 8 बॉल पे क्या मार देता है, 6 मार देता है, तो 8 बॉल पे 6 मारने की प्रोबेबिलिटी होगी 8/60, क्योंकि सैंपल स्पेस 60 रहेगा बच्चों। और जो टाइम्स वो 6 मार रहा है, कितनी टाइम्स 6 वो लगा सकता है, वो 8 बार 6 लगा सकता है 60 बॉल में से। तो फेवरल केस 8 हो गए और सैंपल स्पेस कितने हो गए, 60। तो 8/60 हो जाएगी 6 मारने की प्रोबेबिलिटी। पर हमको लगाना है कि भाई 6 नहीं लगेंगे तो 1 में से घटा देंगे, तो 6 ना लगने की प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 13/15। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा बच्चों, डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं, चलिएगा
अब देखिएगा दो सवाल हैं, रेग्रेशन कोरिलेशन रेग्रेशन वाले चैप्टर से पूछे गए थे, है ना। दो स्टेटमेंट है कि टू रेग्रेशन लाइन आर गिवन, दो रेग्रेशन लाइन आपको दी हैं बच्चों। एक रेग्रेशन लाइन दी है 3x माइनस 4y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरी जो रेग्रेशन लाइन दी है बच्चों वो लिखा है 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या पूछा है कि दो स्टेटमेंट दिए हैं कि द रेग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो y की x पर रेग्रेशन लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो सीधा सा फंडा होता है, बहुत आसान सवाल होता है, y की वैल्यू x की टर्म में निकाल दो। तो यहां से देखो, अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4y, उधर ले आओ, यहां मिलेगा आपको 3x प्लस 8। फाइनली y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4x प्लस 2। तो देखो ये बन गई रेग्रेशन लाइन y की x पे, मतलब ये वाला ऑप्शन, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर बोल रहा है कि रेग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, x की किस पे निकालना है, y पे। तो इस इक्वेशन से x की रेग्रेशन लाइन किस पे निकाल दो आप, y पर। तो कितना हो जाएगा ये 4x इज इक्वल टू 3y प्लस 1। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/4 बाय प्लस 1/4। तो ये देखो ये भी बिल्कुल सही हो गया कि रेग्रेशन लाइन x की y पर कितनी हो जाएगी, 3/4 बाय प्लस 1/4। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है बच्चों, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलेगा। अब इसी स्टेटमेंट में हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक सवाल और है इसमें। तो एक सवाल क्या लिखा है ये कि द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इज 3/4 और द मीन ऑफ x एंड y आर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। ये सवाल पूछा है। तो वापस से देखो हमें क्या निकालना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो मैं आपको समझा देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब सिग्मा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट bx बाय और b बाय x। ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अगर मुझे इसको निकालना है तो जरूरत है bx बाय की और मुझे जरूरत है b बाय x की, मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरा ऑप्शन इसमें लिखा है बच्चों की द मीन ऑफ x। सो द मीन ऑफ x का मतलब होता है x बार और द मीन ऑफ y का मतलब होता है y बार। इनकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, है ना, x बार और y बार की वैल्यू बतानी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस सवाल में bx बाय और b बाय x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और x बार और y बार का मतलब ही होता है दोनों लाइनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू निकलती है वही हमारा x बार और y बार होता है। इसलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम बैक चलते हैं उसी सवाल पे, क्योंकि लाइन की इक्वेशन तो वहीं लिखी हुई है बच्चों। तो हम बैक चलते हैं और यहाँ लिखी लाइन की इक्वेशन। तो देखो आने वाला सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ये जो लाइन अभी हमने लिखी थी इसको क्या बोलते हैं, बाय ऑन एक्स, कोरिलेशन लाइन किस पे, बाय की ऑन एक्स पर। तो यहां से ये जो लिखा होता है ये कहलाता है हमारा बी एक्स बाय। तो बी एक्स बाय कितना हो जाएगा हमारा 3/4 और यहां से मैं निकाल लूंगा हमारा b बाय एक्स जो कि कितना होता है बेटा, ये भी 3/4 है। अब कोरिलेशन रेग्रेशन, अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन निकालना है तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स बाय बी बाय एक्स, बी बाय एक्स। तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू 3/4। तो ये रूट से बाहर आके बचेगा 3/4। तो उसने भी बोला था कि सिग्मा कितना है 3/4, तो सिग्मा 3/4 आ गया, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। फिर उसने बोला था x बार की x बार का वैल्यू बता दो कितना है और y का बार का वैल्यू बता दो कितना है। दोनों लाइनें बच्चों आपके सामने डली हैं, 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ लिखा है 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको एलिमिनेट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12x माइनस 16y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 12x माइनस 3 का 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों माइनस प्लस प्लस, ये कैंसल हो जाएगा। तो इसमें से माइनस होगा, देखो एक ऊपर नेगेटिव तो नेगेटिव साइन आएगा और 9 से जाएगा तो 7 बचेगा, 7y आ जाएगा और 32 और 3 35 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू मिल जाएगा 5।
तो y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 5, मतलब y बार कितना आ गया बच्चों 5। अब ये y का वैल्यू उठा के आप यहाँ इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 3x, और y का वैल्यू 5 रखा तो ये हो जाएगा 20 + 8 = 0। ये हो जाएगा 3x और -12 = 0। तो 3x = 12, x = बचा 4, तो यही आपका x बार आ गया। तो फाइनली x बार कितना है आपका बच्चों 4, और y बार आपका कितना आ गया 5। अब देखिए कि ऑप्शन में 4 और 5 है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में 4 और 5 है। अरे 3 और 4 है, इसने क्या निकाल दिया 3 और 4 निकाला। हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 4 और 5, है ना। तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है, तो एक ही सही होगा बेटा, पहला वाला। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं आगे, फिर से आ गया हमारा ये पूरा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट चल रहा है। दो आइटम्स के लिए आगे, ये 108 और 109 के लिए ये है क्वेश्चन बच्चों। क्या लिखा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट का 60 स्टूडेंट का मार्क्स है इन अ सर्टेन सब्जेक्ट आउट ऑफ 75 आर गिवन बिलो। ये मार्क्स दिए हैं बच्चों, और ये लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए क्या लिखा है कि व्हाट इज द मीडियन, मुझे इसकी मीडियन निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये कौन सी सीरीज है बच्चों, ये कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज की जो मीडियन निकाली जाती है, उसकी मीडियन निकालने का फार्मूला होता है L0 + n/2 - CF अपॉन स्मॉल f इंटू h। ये होता है कंटिन्यूअस सीरीज की मीडियन निकालने का फार्मूला। उसके लिए मुझे CF चाहिए होता है, तो CF यहाँ निकाल लेता हूं मैं बच्चों, और CF निकालना आसान होता है, ये आप भी जानते हो। 4 को तो मैं 4 ही लिखूंगा यहाँ पर, फिर ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 31, और 31 7 हो जाएगा 39, 39 और ये 9 हो जाएगा 40, 48, 48 और 6 हो जाएगा 54, और 54 और 4 हो जाएगा 58, और 58 2 हो जाएगा 60। ये मैंने क्या निकाल लिया, CF निकाल लिया। और अब हम ये देखते हैं कि इसमें n/2 निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बेटा, n/2। n क्या होता है, n ये 60 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 60/2, ये हो जाएगा 30। अब आपको ये देखना रहता है बच्चों कि ये जो 30 है वो इस CF में कहां पर आएगा। तो 30 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगर 30 आपको नहीं दिख रहा है तो उससे थोड़ा कम वाला देखो, तो थोड़ा कम वाला कौन सा दिखेगा, 26 वाला दिखेगा बच्चों, ये 26 दिखेगा। तो ये आपका CF होगा, ये आपका क्या होगा, CF होगा, ये आपका CF होगा। तो ये इसके सामने लिखा है बच्चों, ये इसके सामने, ये इसके सामने, और ये इसके सामने। तो CF कितना हो गया 26। तो CF आपने यहाँ पर कितना निकाल लिया बच्चों, CF आपने निकाल लिया यहाँ पर 26। और जो स्मॉल f होगा बच्चों, तो वो ये इससे ये वाला होता है स्मॉल f, मतलब 5। तो स्मॉल f कितना हो गया 5। और हमको L, तो ये वाली क्लास मिल गई हमको, ये क्लास हमको मिली है, इसके सामने वाली क्लास रहती थी। तो इसमें L कितना हो जाएगा 30। तो L कितना हो गया बच्चों, आपके सामने L की वैल्यू लिख दी मैंने 30। और H इंटरवल कितने कितने का बच्चों, यहाँ पर 5 5 का इंटरवल है, तो L का मान हो जाएगा, इंटरवल H हो जाएगा हमारा 5। अब हमको ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और मीडियन मिल जाएगी। तो मीडियन M = मिलेगी L। L कितना है बच्चों, L है मेरा 30, है ना, प्लस n/2 तो हमने निकाल ही लिया, वो भी 30 है, माइनस CF कितना है बच्चों 26 है, डिवाइड में कितना चलेगा, स्मॉल f हमारा 5 है, इंटरवल भी 5 का है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 30 में से 26 जाएगा तो बच्चों 4 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, 5 से 5 कट गया। ठीक है, 30 में से 26 जाएगा तो 4 ही मिलेगा। ठीक है, 30 है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 30 प्लस 4, 5 से 5 गया तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 34। और 34 है क्या इसमें, ऑप्शन में 34 तो नहीं है, ऑप्शन में 34 नहीं, मतलब कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। L0 तो बिल्कुल सही है, 26 भी सही है, 6 शायद ये लेना दिक्कत हो गया बेटा, कि ये जो आता है स्मॉल f वो ये आता है 6, और अगर ये 6 आता है तो देख लेते हैं, ये 6 रहेगा बच्चों, ये 6 रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, है ना। अगर ये 5 चौके 20 हुआ
तो ये 20/6 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 18। कहीं कोई मिस्टेक तो आ रही है समझ में, 1 मिनट रुकिएगा, कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ। अगर L0 n-2 n डिवाइड बाई 2 CF इंटू H चलता है तो ठीक है। L0 कितना है बच्चों हमारा 30 प्लस L0 30 है, n/2 भी कितना है 30। ठीक है, ये माइनस CF कितना है हमारा 26, CF 26 है, डिवाइडेड बाय F कितना है 5, और ये भी कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 4/5 इंटू 5, ये हो जाएगा 30 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 0.40 5 8 40 इंटू 5, ये हो जाएगा 30 प्लस 5 8 40, तो ये हो जाएगा 4, तो 34 नहीं है, इसका मतलब 35 होना चाहिए फिर। ठीक है, तो ये 35 टिक कर दो आप, क्योंकि इससे यही होगा कि एक ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 34 तो कहीं है नहीं है, तो हम 35 लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी कोई प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रही, कहीं मिस्टेक भी अपन ने नहीं की है, तो आई थिंक यही होना चाहिए था। 1 2 3 4 26 ही आएगा, क्योंकि ये n 30 है, बिल्कुल उससे कम। CF यही रहेगा और ये 5 ही रहेगा। ठीक है, और अगर देखा जाए 6 तो 6 5, ठीक है, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए बेटा, इसी में हमको चाहिए व्हाट इज द मॉड। अब मॉड चाहिए हमको, तो मॉड निकालने के लिए भी हमको वहीं पहुंचना पड़ेगा, और मॉड का फार्मूला क्या होता है वो देखिए मैं लिखता हूं। इसका अगर आपको मॉड निकालना है तो मॉड निकालने का फार्मूला होता है बच्चों MODE। मॉड निकालने का फार्मूला होता है L प्लस FM माइनस FM-1 अपॉन 2FM माइनस FM माइनस 1 माइनस FM माइनस 2 M प्लस 1 सॉरी FM प्लस 1, ये होता है इंटू H। ये होता है हमारा मॉड निकालने का फार्मूला। तो इसमें देखिए मॉड निकालने के लिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी बच्चों, इसकी है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो होगा वो हमारा FM होगा, ये जो होगा वो हमारा FM-1 होगा, ये जो होगा वो FM+1 होगा, और ये हमारा हो जाएगा L, इंटरवल हो जाएगा हमारा 5 का। हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो मॉड हमको मिलेगा बच्चों L कितना हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा 25 प्लस FM कितना हो जाएगा हमारा, FM हो जाएगा हमारा 11 माइनस FM-1 हो जाएगा 5 अपॉन 2 इंटू 11 माइनस FM-1 हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू H कितना बच्चों 5 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 11 में से 5 जाएगा तो आपको मिलेगा 11 में से 5 गया तो 6 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 11 दूनी 22 और 6 और 5 11 इंटू 5, फाइनली हो जाएगा 25 प्लस 6 अपॉन 11 इंटू 5, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 25 प्लस 6 पंचा 30 डिवाइडेड बाई 11 से डिवाइड करोगे आप 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 22 में मतलब 2, 11 दूनी 22 तो बचेगा कितना 8, तो 80 हो जाएगा, 11 7 77 2.7 के समथिंग, तो ये हो जाएगा 27.7 के समथिंग, है ना, कितना हो जाएगा 27.7 मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना, 27.7 के इक्वल देखा जाएगा तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 1010 पे चलते हैं। हाँ, 1010 में क्या बोला है बच्चों कि व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल नंबर, उन नेचुरल नंबर का मीन बताइए कंटेन्ड इन द इंटरवल, इस इंटरवल में बच्चों 15 से लेकर 64 तक के जितने भी नंबर होंगे उनका आपको मीन बताना है। तो देखो 15 आएगा बच्चों, 15 के बाद 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा और चलता जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है
कि 1 से अगर मैं देखता, अगर 1 से लेके मैं 64 देखता तो 64 नंबर होते, पर अगर उसमें कहां से कम है, 14 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 15 से हो रहा है, तो 1 से लेके 60 मतलब 64 में से, अगर 64 में से मैं 14 नंबर घटा दूंगा तो मुझे 50 मिल जाएगा। मतलब ये टोटल कितने नंबर हैं, 50। क्योंकि अगर 1 से चालू होता बच्चों तो 1 से 64 कितने नंबर हो जाते, एक एक नंबर का डिफरेंस है, 64 हो जाते। बट मुझे तो कहां से चाहिए, 15 से, इसलिए मैंने 64 में से 14 को माइनस कर दिया तो मुझे 50 मिल गए। इसका मतलब नंबर मिल गए मुझे, टर्म्स, कितने टर्म्स मिल गई मुझे यहाँ पर, n इक्वल टू मुझे 50 मिल गई। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। तो एपी में फर्स्ट टर्म्स कितनी मिल गई, 15, कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल गया, 50। तो s 50 कितना मिलेगा मुझे, s 50 मिल जाएगा 50/2, और ये हो जाएगा a प्लस एल। तो a का मान कितना है 15 और l का मान कितना है बच्चों 64। तो इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो मुझे s 50 पदों का योगफल मिल जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों अपना 25 गुणा, और ये हो जाएगा 5 4 9, और ये हो जाएगा 6 और 1 7, 79। अभी इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो 79 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो जाएगा 5 9 45, 5 4 7 5 35, और 4 39, 2 9 18, 2 7 14 और 1 15। तो मिलेगा 5 9 9 18 17, 1 हो गया, 5 4 9 और 1 19 75। तो S50 कितना हो गया बेटा, S50 का मान आ गया 1975। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज। तो एवरेज का मतलब मीन, तो जाकर मुझे मीन चाहिए, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने निकाल लिया है 1975, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 50, तो ये 50 हो गया। ठीक है, अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 से कर देते हैं, तो 5 5 3 15, बचा कितना यहाँ से, 15 करूंगा तो 4, तो 5 9 45, बच्चे 2 5 25, और ये हो जाएगा 5 1 5 10 से। अब कैंसिल कर, 10 1 10, 10 3 30, है ना, बचा कितना 9, तो 10 9 90, है ना, तो 5 और 10 5 50, 39.5। तो ये आ जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, 39.5। चलिएगा आगे बढ़ता हूं, इस पे चलते हैं, 1 1 11 पे चलते हैं। क्या लिखा है बच्चों कि फॉर द सेट ऑफ द नंबर, ये सेट ऑफ द नंबर लिखा है ये पूरा, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको इन दोनों में से बताना है कौन सा सही होगा। सीधी सी बात है बच्चों, देखो क्या लिखा है, एक x लिखा है, एक x लिखा है, एक लिखा है बच्चों x+2, एक लिखा है x+3, और एक लिखा है नहीं x+3 लिखा है, x+2 x+3 और x+10 लिखा है। अब आप बताओ कि x क्या है, x बिलोंग इनटू नेचुरल नंबर है। तो अगर x नेचुरल नंबर है और सब नेचुरल नंबर के लिए सही है, तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 1 पिक कर लूंगा कि भाई साहब मैं एक नंबर के लिए चेक करके देख लेता हूं कि एक नंबर पे ये बात सही होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने अगर x की वैल्यू 1 लिख ली तो यहां पर भी 1 हो जाएगा, यहां पर भी 1 हो जाएगा, 1 यहां रखूंगा तो 3 हो जाएगा, 1 यहां रखूंगा तो 4 हो जाएगा, 1 यहां रखूंगा तो 11 हो जाएगा। तो मेरे पास जो नंबर निकल के आए वो 1 1 ये निकल के आ गए। अब उसने पूछा है मीन, मॉड और मीडियन, तो पहले मैं यहां लिख लेता हूं मॉड, क्योंकि मॉड का मतलब होता है ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो जो जितनी बार रिपीट होता है वही मॉड होता है। यहां पर कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 1 1 रिपीट हो रहा है, तो इसका मॉड कितना हो गया इस सवाल का 1। और मैं इसका क्या निकालता हूं, मीन, तो मीन निकाल लेता हूं। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा 4 3 7, 4 3 7 8 9 10 20, तो 20/4, 4 एकम 4 नहीं 5, 5 चौका 20। तो मीन कितना आ गया बच्चों, आपके पास मीन आ गया है 4, और मॉड कितना है 1। फिर निकालना है मीडियन, तो बताओ ये असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखी हुई है, इसकी अगर आपको मीडियन निकालनी है तो क्या ए ऑड है, एन कितना है, एन ऑड है, तो मीडियन क्या होगी जो मिडिल में आएगा, तो मीडियन कितना बन गया, मीडियन बन गया हमारे पास 3। अब आप ऑप्शन पे चलते हैं, मीन बड़ा है मॉड से, तो मीन कितना निकाल लिया आपने 4, जो कि बड़ा है किससे, मॉड से मतलब 1 से, ये वाली बात सही हो गई। फिर मीडियन कितना निकाला आपने 3, बड़ा है किससे, मीन से, मीन कितना है 4, ये बात गलत हो गई। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही और दूसरा गलत, तो पहला ओनली सही है। ठीक है, चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम किस पे कि द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, है ना, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5.5, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। तो
मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर बच्चों कहाँ तक, x10 तक, और डिवाइडेड किससे करनी है अपन को, 10 से। तो इनका कितना दिया मीन 5.5। इसका मतलब बच्चों x बार कितना दिया हमको 5.5। फिर बोलता है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो देखिए जब हर ऑब्जर्वेशन को बच्चों आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो ऑब्जर्वेशन का एवरेज रहता है उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर बोल रहा है एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 44, और जो आंसर आएगा उसको अगर आप 44 से माइनस कर दो तो बताओ नया ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा। तो नया ऑब्जर्वेशन ये बनेगा, क्योंकि पुराना ऑब्जर्वेशन तो 5.5 है, और ये क्लास में आपको बिल्कुल पढ़ाया था कि अगर ऑब्जर्वेशन में कोई चेंजेस होता है तो उसके एवरेज में भी चेंज होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे एवरेज में भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर हर ऑब्जर्वेशन में से अगर 44 में से हर ऑब्जर्वेशन को माइनस किया जाता है तो मेन ऑब्जर्वेशन जो दिया है, जो एक्स बार दिया है, वो भी 44 में से माइनस हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 44 माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, 5 चौका 20, शून्य 2 कैरी हुआ, 5 चौका 20 और 2 22, 5 चौके 20 और 2 22, दशमलव ये 22 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 22। अब फाइनली ये घटेगा तो हमको मिलेगा 22। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। तो उसका नया मीन जो होगा वो 22 हो जाएगा। चलिएगा, अब क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अब लिखा है कि इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन, अगर g क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका बेटा, 2, 4, 8, 16, अच्छा 32, और लिखा 64, और लिखा 128, 256 और 512 और 1024, ये सर, ये इतने नंबर का बेटा हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, जो कि g है। तो इतने नंबर कितने, ये 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन g m इक्वल टू g इज इक्वल टू, इन सब का मल्टीप्लाई बच्चों 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 से लेकर 1024, इनका मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 1/10। हम ऐसा लिखते हैं, जब n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है तो सबको मल्टीप्लाई किया जाता है और जितने नंबर होते हैं उसकी पावर 1/10 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू, देखो ये 2 लिखा है, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10, ये हो जाएगा 1/10। अब बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगी, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक जाएगा, 10 तक, और इसकी पावर 1/10। फाइनली अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका एपी। एपी में 10 पदों का योगफल, फार्मूला अप्लाई होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n के जगह पे आप बेटा 10 रखेंगे, 10 और ये 11/2, 2 पंचे 10, 11 पांचे 55, तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो इसको लिख दूंगा मैं, g इज इक्वल टू 2 की पावर 55 और होल पावर 1/10। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 की पावर 55/10, इसको कैंसिल करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 5 से 11 पांचे 55 और 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, बचा 1, 2 पंचे 10, 5.5, 2 पंचे 10, हाँ, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा बेटा, 5.5। अब 2 की पावर 5.5 कहाँ जाएगा, देखो 2 की पावर 5 कितना होगा, 0.5 को हटा दो, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, तो ये 32 ही आ गया, 32 से तो ऊपर ही जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। चलिएगा 1/4 पे चलते हैं। इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ 60, देखो हार्मोनिक मीन क्या होता है बच्चों, पहले लिख देता हूं मैं। हार्मोनिक मीन, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab अपॉन a प्लस b होता है। अब 2 नंबर कौन कौन से दिए, a का मान दिया है 60 और b का मान दिया है x। तो ये हार्मोनिक मीन कितना दिया बच्चों, 48 दिया है। ये हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 60 और b का वैल्यू कितना है बच्चों x, डिवाइडेड बाय 60 प्लस x। ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 60x डिवाइडेड बाय 60 प्लस x, और भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 4 से कैंसिल नहीं, 4 से तो नहीं होगा, 2 से होगा, तो 12, और ये हो जाएगा 30,
x अपॉन 60 प्लस x, ऐसा 2 छिक्का 12, 4 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 धाम 30, अरे भगवान 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। चलो ये हो जाएगा बच्चों 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 पंच 5, 5x बटा 60 प्लस x, ये हो जाएगा 120 प्लस 2x बराबर 5x। 120 इज इक्वल टू, उधर चला गया बेटा तो 3x, तो 3 चौके 12 40, तो x का मान कितना मिलेगा 40। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रही होगी 40। चलिए भाई ये देखिए 2021 का पेपर है, जब हम पहले सवाल कर रहे थे ना बच्चों, तो पहला सवाल डिफिकल्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे सवाल पूछे गए थे 2021 के सेकंड पेपर में, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए थे। पर बच्चों क्या ना बाद में देखे गए तो सवाल बहुत आसान और इजी लेवल के आए। इसलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि जब एग्जाम आप दे रहे होंगे तब आपको जल्दबाजी ये नहीं दिखानी कि यार ये क्वेश्चन नहीं बना तो आगे मुझसे नहीं बनेगा। इसलिए आपको बच्चों क्या करना है, पेशेंस रखना है और इजी वाले क्वेश्चनों को देखना है। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक ही पहुंच के देखना है, हर क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आसान है जो मैं कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं 115 पे। क्या लिखा है कि व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। 10 इवन नेचुरल नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। क्या 10 हो गए? 2, 4, 6, 8, 10 हो गए। इनका क्या चाहिए हमें? मीन डेविएशन चाहिए। तो मीन डेविएशन के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ता है बेटा? अगर मीन डेविएशन चाहिए तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मीन। तो मैं इनका मीन निकालता हूं। मीन हो जाएगा मेरा m इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर देता हूं, 2 + 4 + 6 से लेकर बच्चों +20 तक, और डिवाइडेड बाय कर दूंगा 10। तो अब देखो ये बन गई ऊपर AP, तो AP में मैं सम निकाल देता हूं। AP में SN निकालने का फार्मूला मतलब S10 निकालना है, S10 डिवाइडेड बाय 10। अब मैं यहाँ पर S10 फाइन कर लेता हूं, जो कि हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2 फर्स्ट टर्म प्लस ये हो जाएगा लास्ट टर्म 20। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 20 और 2 22, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, 110। तो ये हो जाएगा बच्चों 110 डिवाइडेड बाय 10, एक 0 कट गया तो 11। तो मीन कितना मिल गया बेटा मुझे? मेरा जो मीन x बार आ गया वो कितना आ गया? 11। अब मुझे मीन डेविएशन चाहिए, तो मीन डेविएशन के लिए क्या करना पड़ता है? 2 - x बार प्लस, फिर क्या किया जाता है बेटा? 4 - x बार, फिर क्या किया जाता है बेटा? 6 - x बार। ऐसा करके कहां तक चलेगा? प्लस 20 - x बार, और डिवाइड में कितना चल जाएगा बच्चों? 10। तो ये क्या निकल जाएगा मेरा? मीन डेविएशन। ठीक है, अब देखिए 2 में से मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू, 2 में से मतलब 11 में से 2 जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके पास 9 मिला। अच्छा 11 में से अब 4 चला जाएगा बेटा, तो 7 4 11, 7 मिलेगा। अच्छा 11 में से 6 जाएगा तो 5 मिलेगा। देखो 2 कम हो रहा है शायद, 9 2, हाँ जो भी है। कहाँ चल 8, 6 घटा दिया, 11 में से 8 गया तो 3 बचा। ठीक है, और 11 में से ये 10 जाएगा। ठीक है, तो 1 बचा। अच्छा 11 में से 12 गया तो हमको भी 1 बचा, प्लस फिर 11 में से 14 गया तो 3। अच्छा ऐसे आ रहे हैं, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। सो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों? 10। अब ये देखो ये सब डबल बार आ गए हैं, तो मैं इनको 2 लिख दूं और सबको यहां से लेके यहां तक को प्लस कर दूं, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, और 7 और 3 10, 20 और 5 25। तो ये हो जाएगा गुणा 25 और डिवाइडेड बाय 10। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 25, 5 आ गया। तो इसका क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन 5। ठीक है, 115 कंप्लीट होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दिया है, ये तो बहुत आसान है, इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये जो निकालना है और हमको वेरिएशन निकालना है, तो वेरिएशन का फार्मूला आपको, वेरिएशन ऑफ x का फार्मूला होता है सिग्मा xi² अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपको पता होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा? ये दी है 10 तक। तो ये हो जाएगा हमारा 15 40 बटा 10 माइनस सिग्मा xi अपॉन n। ये कितना लिखा है बेटा? ये लिखा है सिग्मा xi का वैल्यू दिया है 110, तो ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय n कितने हैं? 10 10 उसका स्क्वायर।
तो एक 0 से एक 0 चला गया बच्चों, ये 154 बचा, एक 0 से एक 0 चला गया, 11 11 में 121 होता है। ये लो 4 में से गया बच्चों 1 तो 3 बचा, 5 में से गया 2 3 बचा, एक 33। ये लो, तो आंसर कितना आ गया इसका 33 आ गया। अब 117 पे चलते हैं, देखिए क्या है। 117 बोल रहा है 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 3 एंड 7 विदाउट रिपीटेशन। तो पहले तो 3 डिजिट का नंबर बना लेते हैं बच्चों, 1 2। 3 डिजिट का नंबर बनाना है पर 1 3 और 7 का यूज करके। तो इसको मैं फिल कर सकता हूं 3 वे में, अगले को फिल करूंगा 2 तरीके से, इसको फिल करूंगा 1 तरीके से। तो कुल मिला के क्या है, जब रिपीटेशन नहीं होता है बच्चों तो एक एक डिजिट बॉक्स में रुक जाता है। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, 3 दूना 6। मतलब आप ये समझिए 1 3 और 7 का इस्तेमाल करके आप ऐसे 6 डिजिट बना सकते हो, 6 नंबर बना सकते हो 3 डिजिट के। तो सैंपल स्पेस कितना आ गया बच्चों, आपका सैंपल स्पेस 6 आ गया। अब वो ये बोल रहा है कि a number is randomly selected, what is the probability that the number is divisible by 3। अच्छा देखिए, कोई नंबर, मतलब ये जो 6 नंबर बन गए हैं, तो 6 नंबर में से आपको ये बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जब डिविजिबिलिटी कितनी हो, 3 से। इसका मतलब नीचे क्या आएगा बेटा, सैंपल स्पेस मतलब 6। अब इन 6 में से आपको ये देखना है कि ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। वो ऊपर आ जाएगा फेवरल केस, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो अब मुझे 3 से डिविजिबल अगर चाहिए तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये चेक किया जाता है कि जो डिजिट होते हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मेरे पास डिजिट क्या है, एक तो 1 है, एक 3 है और एक 7 है। इनका इस्तेमाल करके मुझे नंबर बनाने थे, तो 7 3 10 और एक 11 हो गया। तो इन नंबरों का सम, सॉरी इन डिजिट का सम 11 आ रहा है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 11 मतलब डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब हम 1 3 और 7 से बनने वाले जो 6 नंबर हैं, इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब फेवरल केस कितना है, 0 है। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0। मतलब ये कौन सी इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिएगा 118 पे चलते हैं। 118 में क्या लिखा बच्चों कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन लिखी है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको उठा के मैंने लिखा x² प्लस x प्लस n इज इक्वल टू 0 आर रियल। अच्छा, इसके रूट्स हमको कैसे लिखना है बच्चों, रूट्स हमको रियल लिखना है कि रियल होना चाहिए। अच्छा, वेयर n बिलोंग इनटू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 4। n लेस देन 4 का मतलब ये है कि n की वैल्यू जो होंगी बच्चों वो 1 2 और 3 होंगी। इसका मतलब सैंपल स्पेस कितना हो गया मेरे पास, 3। सैंपल स्पेस में कितने नंबर हो गए, सिर्फ 3 नंबर हो गए। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रियल रूट्स की, प्रोबेबिलिटी निकालनी रियल रूट्स की, तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस 3 है। और अब मैं ये देखता हूं कि इन 3 में जब n की वैल्यू 1 लूंगा, 2 लूंगा और 3 लूंगा बेटा, अरे ये n इक्वल टू 0। देखो, जब n की वैल्यू मैं 1 2 3 लूंगा और यहां पर मैं पुट करूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि ऐसे कितने केस बनेंगे n की, मतलब इन तीनों वैल्यू में से किस वैल्यू पर n की रियल रूट्स आएंगे। अगर रियल रूट्स आएंगे तो मैं ऊपर लिख दूंगा, मेरी की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। तो देखिएगा, अब अपन एक काम करते हैं, बन रख के देखिए बच्चों यहां पर, तो ये बन जाएगा x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका डेल्टा चेक करिएगा, b² माइनस 4ac, जो कि लेस देन 0 आएगा। मतलब इमेजनरी रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। फिर आप एक काम करिएगा, x² प्लस x प्लस 2 रख के देखिएगा बेटा। अब इसका डेल्टा चेक करता हूं, तो डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ये भी लेस देन 0 हो गया, तो इसके भी इमेजनरी रूट्स आएंगे। 3 रखूंगा तो उसके भी डेल्टा क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू 3, वो भी लेस देन 0, तो इसको भी में इमेजनरी रूट आएंगे। इसका मतलब रियल रूट्स कहीं नहीं आएगा। तो हमारे फेवरल केस कितने हो जाएंगे, 0, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0। तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिएगा अब ये 119 पे चलते हैं। क्या लिखा है कि इफ a एंड b आर 2 इवेंट सच दैट नॉट a। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार कितना दिया है बच्चों, 7/10। तो आप भी जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो होगी वो 1 माइनस 7/10 होगी, तो ये हो जाएगा 3/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ b बार कितना दिया है बच्चों, 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना हो जाएगा, 7/10। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए हो गई जब बी ऑलरेडी हो गई हो, कितनी दी हो 3/14। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुकी हो, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुकी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बच्चों 3/10 है। जरूरत सिर्फ किसकी है, इंटरसेक्शन की, तो वो कहां से निकालूंगा, यहां से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी ऑलरेडी हैज ऑकर्ड होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ए और बी कितना दिया है हमको 3/14 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 7/10, तो ये हो जाएगा बच्चों 10/7 है ना, 7/10 का 7 एकम 7 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा हमारा फाइनली इंटरसेक्शन 3/10 दूना 20। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उठा के हम ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे बच्चों, इधर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये आ जाएगा बच्चों 3/20, ये पलट के ऊपर जाएगा 10/3, 3 से 10 दूनी 1/2 आएगा आंसर। तो ऑप्शन डी आपका 1/2 हो जाएगा। चलिएगा इस पेपर का और आज का ये लास्ट सवाल है, इसके बाद 2021 का पेपर हमारा बच्चों कंप्लीट हो जाएगा और हम डिस्कस करेंगे 2022 के सब पेपर को। क्या लिखा है, 7 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 7 व्हाइट बॉल है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 व्हाइट बॉल हो गई, और 3 ब्लैक बॉल, तो 1 2 और 3, ये 3 ब्लैक बॉल हो गई। ठीक है, इनको अब मुझे आप ये बता दो कि इनको टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, इनके अपन क्या निकाल लेते हैं, टोटल अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। टोटल अरेंजमेंट में 7 तो ये हो गई, 3 ये हो गए, तो टोटल कितने तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 10 तरीके से रीअरेंज हो जाएंगे। बट आप ये बात याद रखें कि ये जो 7 है बच्चों, ये 7 सेम कलर की हैं तो 7 से डिवाइड भी होगा, और ये भी सेम कलर की हैं तो ये भी 7 3 से डिवाइड होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 10 × 9 × 8, और 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 × 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 पंच 10, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 5 ये हो जाएगा 8 पंच 40, और 4 तिया 12 मतलब 120। तो यहाँ से कितने तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है, 120 तरीके से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली। नो 2 ब्लैक बॉल, तो हम इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें गैप मेथड का यूज करेंगे बच्चों सॉल्व करने के लिए। ये गैप मेथड क्या होती है कि जैसे ही ये लिखा है, देखिए ये जो 7 बॉल लिखी है, मैं इसमें गैप देख लूंगा, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने गैप मिल जाएंगे बेटा मुझे, 8। तो 8 गैप मिल जाएंगे। इन 8 गैप में मुझे कितनी बालों को रखना है, 3 बालों को रखना है, तो 8 में से 3 गैप ले लूंगा, और अब इनको 3 गैप लेके उसमें इन 3 बालों को रीअरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3 पर रिपीट हुए हैं बच्चों, इसलिए 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। और ये जो 7 बॉल्स बैठी हैं वो अपनी जगह में रीअरेंज हो सकती हैं फैक्टोरियल 7 तरीके से, पर आप ये समझिए कि ये 7 रिपीट भी हुई है, इसलिए फैक्टोरियल 7 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और आंसर मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फेवरल केस में जो डेटा जाएगा, फेवरल केस में जो डेटा जाएगा बच्चों वो रहेगा 8C3, और 8C3 का मतलब है 8 7 और 6 डिवाइडेड बाय 3 × 2, ये कैंसल, 8 7 56 56 आ जाएगा। अभी मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी जो निकल के आएगी बच्चों वो आएगी 56 डिवाइडेड बाय 120, और मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। अब तो 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, और 1 इधर आ जाएगा, 2 8 16, ये हो जाएगा 2 6 12, ऐसा ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा बच्चों 30, ये हो जाएगा मेरा 7, ये हो जाएगा मेरा 15, 7/15 ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसके साथ बच्चों क्या होता है, ये हमारा आज का लास्ट सवाल था और 2021 का लास्ट
डिस्कशन था। तो 2021 का पेपर हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो 2022 के पेपर के साथ मिलेंगे। उसका भी अच्छा लेवल आया था, 10-12 सवाल उसमें अच्छे लेवल के थे, बाकी एक मॉडरेट टाइप का हम बोल सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे अब 2022 का पेपर। आशा करता हूँ कि आपको इनका सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। बाय चांस कुछ मिस्टेक अगर होती है कैलकुलेशन का तो आप समझदार होते हैं, आप उसको करेक्ट कर लें। उस पर ये कमेंट करने की बेटा ज़रूरत नहीं है कि सर ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, क्योंकि नॉर्मली कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे हो जाता है बच्चों। पर हाँ, कंसेप्ट सही रहेगी तो कोशिश करता हूँ और मेरी ये आशा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद स्टूडेंट।